जॉर्ज सोरोस हंगेरियन अमेरिकन बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट। इनकी नेटवर्थ तो $8.5 बिलियन है, बट इन्होंने डोनेट $32 बिलियन किए हैं। फोर्ब्स के हिसाब से अगर इन्होंने ये पैसे डोनेट ना किए होते तो आज ये वर्ल्ड के 48th रिचेस्ट पर्सन होते। ये खुद के एनजीओज भी चलाते हैं और वर्ल्ड वाइड कई एनजीओज में डोनेट भी करते हैं। इन्होंने अपार्थीड के टाइम साउथ अफ्रीकन स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल एड्स भी दी। मगर इतने महान इंसान जो इतना दान करते हैं, आधी दुनिया उन्हें इकोनॉमिक टेररिस्ट मानती है। इन पर कंट्रीज के एंटी नेशनल मिलिटेंट ग्रुप्स को फंड करने के इल्जाम भी लगाए जाते हैं। एग्जांपल इजराइल के अगेंस्ट हमास ग्रुप जो कि पैलेस्टाइन में है, और पीएफआई इन इंडिया जिसे गवर्नमेंट ने 2022 सितंबर में बैन भी कर दिया था। इन्हें कई इनफेमस टाइटल से नवाजा गया है। एग्जाम्पल नाजी कोलैबोरेटर, वर्ल्ड्स बिगेस्ट ड्रग डीलर, मास्टर मैनिपुलेटर या मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। चलिए इस बैंक ऑफ इंग्लैंड क्रैश को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इस एक क्रैश से आप इनके पैसे कमाने के तरीके को समझ जाएंगे। तो बात है 1945 की। वर्ल्ड वॉर 2 जस्ट खत्म हुआ था और यूरोपियन कंट्रीज को समझ आ गया था कि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी अगर वो एक दूसरे से कम्पीट करेंगे तो इसमें उन्हीं का इकोनॉमिक लॉस है। इसके ऑपोजिट अगर वो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो सभी कंट्रीज का फायदा होगा। तो बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और जर्मनी, इन सब ने अपनी करेंसीज स्टेबलाइज करने के लिए इंट्रोड्यूस किया ERM यानी एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। इसके अकॉर्डिंग अब ये कंट्रीज जर्मन मार्क को अपनी सेंट्रल करेंसी मानेंगी और इन कंट्रीज की अपनी खुद की करेंसी सेंट्रल करेंसी के रिस्पेक्ट में ±6% से ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी। और किसी कंट्री के साथ फ्यूचर में अगर कभी ऐसा होता है तो उस कंट्री की सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होगी अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करना। और ERM के तहत ब्रिटेन के केस में उनकी करेंसी 2.78 जर्मन मार्क से 3.13 जर्मन मार्क के बीच रहनी चाहिए। बट अर्ली 90s में ब्रिटेन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, फ्यूल प्राइसेस बढ़ने लगे और ब्रिटेन के एक्सपोर्ट्स भी 40% कम हो गए, प्लस इन्फ्लेशन 10 ईयर हाई चला गया। और ERM के तहत यूके की सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपनी गिरती करेंसी को सेंट्रल करेंसी के डिसाइडेड रेंज में लाने के लिए पाउंड्स बायबैक करने पड़ रहे थे और इस केस में सिचुएशन कंट्रोल भी हो जाती। मगर जॉर्ज सोरोस को इसमें अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। उसने लोन लेकर पैसे जुगाड़ करके 10 बिलियन पाउंड्स यूके मार्केट में शॉर्ट सेल कर दिए और उसके नक्शे कदम पर बाकी फॉरेक्स ट्रेडर्स ने भी पाउंड सेल करना स्टार्ट कर दिया। और इस वजह से यूके की मार्केट में अचानक से पाउंड की लिक्विडिटी बढ़ गई, जिस वजह से उनकी वैल्यू कम होने लगी। हालांकि इस करेंसी डिप्रिसिएशन को काउंटर करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड लगातार करेंसीज बायबैक कर रहा था। एक रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने पर आवर 2 बिलियन पाउंड्स बायबैक किए थे, बट इतना काफी नहीं था। एंड अल्टीमेटली पाउंड 20% क्रैश कर गया और मिनिमम सेंट्रल करेंसी मार्क 2.78 जर्मन मार्क से गिरकर 2.2 पर आ गया। एंड अब इस टाइम सोरोस ने सस्ते पाउंड्स खरीदकर लोन्स चुका दिए और इन सब में सोरोस को $1 बिलियन का प्रॉफिट हुआ। और इंग्लैंड में इस दिन को ब्लैक वेंसडे या डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड माना जाता है। They call it Black Wednesday, the day that currency speculators broke the Bank of England. The bank and British taxpayers lost £6 billion. The government faced one of the biggest financial crises in history. It was incredible. You can hear wave after wave of selling hitting the market. It was a day when the Bank of England lost billions and speculators made fortunes. एंड सोरोस की इस हरकत की वजह से लाखों लोगों की जॉब्स गई, यूके की इकोनॉमी पूरे डेकेड के लिए नेगेटिव में चली गई और इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी जो 19 सालों से सत्ता में थी वो नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस हार जाती है एंड नई लेबर पार्टी पावर में आती है। एंड उसके बाद दिए गए इंटरव्यू में जॉर्ज सोरोस ने साफ बताया कि उनके लिए गए एक्शन से क्या पॉलिटिकल या सोशल आउटकम्स होते हैं उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. मतलब जॉर्ज सोरोस भी हिंडनबर्ग की तरह फॉरेक्स शॉर्टिंग और शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाते हैं और इंग्लैंड तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इन्होंने वर्ल्ड वाइड कई कंट्रीज को अपनी चपेट में लिया है। दूसरा एग्जाम्पल है थाईलैंड। अर्ली 90s में थाईलैंड वॉज डूइंग गुड, बट 1996 आते आते थाईलैंड की इकोनॉमी में कुछ फ्लॉज आने लगे, जैसे उनका ट्रेड पर हेविली रिलाई करना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप ना करना एंड सोरोस ने कार्टेल बनाकर थाईलैंड की इकोनॉमी को भी क्रैश कर दिया। इसके अलावा कहा जाता है कि 1998 के एशियन क्राइसिस के पीछे इन्हीं का हाथ था। चाइना के शी जिनपिंग, रशिया के पुतिन, टर्की के एर्दोगन, जापान कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता। इवन हंगरी जहां सोरोस पैदा हुए थे वहां के लोग और सरकार तो इनसे इतना तंग आ गए कि इन्हें रोकने के लिए वहां पर स्टॉप सोरोस लॉ बना दिया गया और फ्रेंच सुप्रीम कोर्ट ने तो इन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग में मेजर एक्यूज भी ठहराया है। और हाल ही में 17 फरवरी 2023 को म्यूनिक में हुए सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सोरोस ने इंडियन पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी को एक डिक्टेटर करार दिया। Soros has launched a scathing attack on Indian Prime Minister Narendra Modi. India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. हालांकि ये पहली बार नहीं जब सोरोस ने इंडिया के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दिया। अगस्त 2020 में आर्टिकल 370 रिवोक होने पर भी सोरोस ने खुलकर इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। अब हालांकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और इंडियंस और फॉरेनर्स कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकता है, मगर मुद्दा यहाँ ये है कि ये जॉर्ज सोरोस हैं और ये कोई भी स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं देते और इनके हर मूव के पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं।
और जॉर्ज सोरोस के पीएम मोदी पर स्टेटमेंट के बाद रूलिंग गवर्नमेंट ने तो इन्हें क्रिटिसाइज किया ही। एग्जांपल हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर जयशंकर ने इन्हें बूढ़ा, खतरनाक और अपनी मनी मसल से दुनिया को अपनी मर्जी से चलाने वाला इंसान बता दिया। Old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous. इसके अलावा अपोजिशन लीडर मिस्टर जयराम नरेश ने भी सोरोस को क्रिटिसाइज किया। एंड इस केस में एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, और अगर आपको इकोनॉमीज में इंटरेस्ट है तो इस सिनेरियो के बारे में हमें पता होना चाहिए। पर ये सब समझने से पहले हमें जॉर्ज सोरोस का बचपन समझना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर सोरोस 1930s में जीव फैमिली में हंगरी में पैदा हुए थे। इनका बचपन काफी मुश्किलों में गुजरा। उस वक्त हंगरी सोवियत यूनियन में था और एंटी जीव सेंटिमेंट्स एंड नाजीज की वजह से इन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपनी जीव आइडेंटिटी छुपानी पड़ी एंड यहाँ तक कि इन्हें अपना नाम भी बदलना पड़ा। उन्होंने हंगरी में जैसे तैसे अपनी स्कूलिंग की और 17 साल की उम्र में यूके में शिफ्ट हो गए और वहाँ पर वन ऑफ द एलीट कॉलेज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया। वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद वो 1956 में न्यूयॉर्क गए और वहाँ जाकर मर्चेंट बैंक्स फर्म्स में एज एन एनालिस्ट जॉब करने लगे और यहाँ पर उन्होंने फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखा। और कई मर्चेंट बैंक्स में काम करने के बाद 1969 में जॉर्ज सोरोस ने क्वांटम फंड्स नाम के अपने खुद के हेज फंड की शुरुआत की और देखते ही देखते उनके इस हेज फंड ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। क्वांटम फंड्स ने लगातार 40 सालों तक कंपाउंडेड 20% रिटर्न्स दिए और उनके क्लाइंट्स वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग थे, एग्जांपल रॉथशाइल्ड और वॉलेनबर्ग फैमिली। इस हेज फंड से उन्हें खूब लाइमलाइट मिली और इससे कमाए हुए पैसों से उन्होंने 1993 में शुरुआत की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी और लेफ्ट आइडियाज को प्रमोट और स्ट्रेंथन करती है। एक्चुअली ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को इसीलिए प्रमोट और फंड करते हैं क्योंकि बचपन में इन्होंने एक्सट्रीम राइट विंग नाजी आइडियोलॉजी को देखा है एंड कैसे होलोकॉस्ट में 6 बिलियन ज्यूज की जान चली गई। शायद इसीलिए ये लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। बट आयरनी तो ये है कि इजराइल जो एक ज्यू नेशन है वो खुद जॉर्ज सोरोस को एंटी नेशनल मानता है। खैर बैक टू टॉपिक। और देखते ही देखते इस ओपन सोर्स फाउंडेशन का जियो पॉलिटिक्स में ठीक ठाक इन्फ्लुएंस हो गया। इस ऑर्गेनाइजेशन ने यूएस इलेक्शंस में बराक ओबामा, हिलारी क्लिंटन और जो बाइडेन को भी फंड किया है। मगर एक तरफ जहां ये लिबरलिज्म और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करते हैं, दूसरी तरफ इनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन ही ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती। 2011 में यूएस की सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने सभी हेज फंड्स को अपनी इन्वेस्टमेंट्स पब्लिकली शेयर करना मैंडेटरी कर दिया, तो उसके अगले ही हफ्ते इन्होंने अपना क्वांटम फंड बंद कर दिया एंड उसके बाद से ये खुद से लेफ्टिस्ट एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड मीडिया हाउसेज में इन्वेस्ट करने लगे। और अपने इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट न्यूज एजेंसी स्क्रॉल इन में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और वैसे रिनॉन्ड जर्नलिस्ट, ऑथर जिन्होंने हैदर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी एंड कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पर कर्फ्यू नाइट बुक लिखी, मिस्टर बशरत पीर, जो कि खुद को एक कश्मीरी एक्टिविस्ट बताते हैं, एलिगेशंस है कि जॉर्ज सोरोस ने इनको एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स प्रोपोगेट करने के लिए फंड करते हैं। एंड इसके अलावा जॉर्ज सोरोस इंडियन लॉयर, एक्टिविस्ट एंड फॉर्च्यून मैगजीन के अकॉर्डिंग 20th ग्रेटेस्ट लीडर मिसेस इंदिरा जयसिंह को भी फंड करते हैं एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स प्रमोट करने के लिए। गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से सोरोस ने इंदिरा जयसिंह के ऑर्गेनाइजेशन लॉयर्स कलेक्टिव को 4.1 करोड़ की डोनेशन दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी इशू किया एंड सीबीआई ने एफआईआर कर इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी है। और 2016 में इनका एफसीआरए लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। Investigation into Indira Jaisingh's NGO Lawyers Collective. The notice has been issued to the MHA, Lawyers Collective and advocates Indira Jaisingh and Anand Grover over alleged FCRA violation. और अब सोरोस को इंडिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने से पहले होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि एफसीआरए सेक्शन 21H के तहत पॉलिटिकल सोशल इंटरेस्ट के लिए फॉरेन फंड्स का इंडिया में यूज करना बैन है। और ऐसा ही कुछ इल्जाम रिनॉन्ड इकोनॉमिस्ट, नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन पर भी लगाया जाता है कि वो सोरोस से फंडिंग लेते हैं और इंडिया में एंटी गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स देकर गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। बट गाइस, पर्सनली मेरे हिसाब से किसी को सिर्फ इस वजह से एंटी नेशनल कहना क्योंकि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा है, ये तो बेसलेस है। और ऐसा ही कुछ फॉर्मर आरबीआई गवर्नर मिस्टर रघुराम राजन के साथ हुआ। जब उन्होंने डीमोनेटाइजेशन को क्रिटिसाइज किया तो उन्हें भी लोग एंटी नेशनल बोलने लगे। इसके अलावा सोरोस पर मेजर इंडियन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस को फंड करने के भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं, जिस पर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन की मांग तब उठी जब सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सलील शेट्टी राहुल गांधी के साथ कई एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में उनके साथ दिखे। इसके अलावा 2009 में जॉर्ज सोरोस अपनी एक फ्रेंड से मिलने इंडिया आए हुए थे, जो कि बाय द वे राहुल गांधी की आंट हैं। एंड एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह की डॉटर अमृता सिंह ओएसएफ की इंडिया ब्रांच में एक एम्प्लॉई है और कांग्रेस लीडर मिस्टर शशि थरूर ने सोरोस को अपना एक फ्रेंड बताया। और इन सबसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कंक्लूड कर रही है कि जॉर्ज सोरोस इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं और कांग्रेस को फंड करते हैं। खैर जो भी हो, आई होप कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू।